एक युवा नौजवान आज हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बन गया। कांग्रेस के लोगों को इस बात की पीड़ा है। हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार के बारे में तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अच्छा काम कर रही है। तिरंगा वो किसी कांग्रेसी के हाथ में हो, भाजपा के हाथ में हो या किसी और के हाथ में हो, वो सदा ही सम्माननीय रहेगा। 75% रोजगार का अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने वाले पहला उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला है। अगर ये किसान होते तो ये विरोध करते। राजस्थान में जहाँ 1100 रुपये रेट था बाजरे का और हरियाणा में 2200 था, विरोध तो वहाँ होना चाहिए था, हरियाणा में थोड़ी होना चाहिए था। और हम कहें कि दुष्यंत के राज में आज सरसों जहाज में गई तो ये बेमानी होगा बिल्कुल। देखिए आज मार्केट में उसकी डिमांड थी। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 2008 में आ गई थी। हुड्डा साहब तो 2014 तक मुख्यमंत्री थे। अगर ये इतनी बड़ी आती तो 14 तक किसान का ये 6 साल 7 साल किसान का नुकसान क्यों करे। प्रदेश में और देश में कानून का राज है, जो कोई भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो तो जांच होगी। कुछ कांग्रेस के लोग जो ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहानो और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय गुलिया जी, जो कि जेजेपी के युवा नेता भी हैं। अजय गुलिया जी, स्वागत है आपका बिंदास। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को और हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों को, भारतवर्ष के लोगों को मेरा नमस्कार। गुलिया साहब, तकरीबन 2 साल का समय बीतने वाला है। जब 2 साल पहले लोगों से वोट लिए थे तो ये कहा था कि जनता के नुमाइंदे बन के जेजेपी काम करेगी और साथ ही साथ जो लोग अभी सत्ता पर काबिज थे उनको हम जमुना पार भेजने का काम करेंगे। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं देखिए, इसमें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ी जैसी कोई बात ही नहीं है। भाई लोगों ने वोट दिया, हमारे जो वायदे थे चुनावी मैनिफेस्टो में, मैं एक चीज़ मानता हूँ स्पष्ट रूप से कि जो छात्र 80% 75% नंबर लेके आता है वो ठीक छात्र होता है। मैं तो एक आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई जब चुनाव में जाएंगे, जब लगभग हमारे वादे पूरे होंगे तभी चुनाव में जाएंगे। और लोगों से भी कहते हैं जब हम अपने लगभग वादे पूरे कर लें, उनके पास वोट मांगने हैं तभी हमें वोट दें, वादे पूरे करेंगे। युवाओं की अगर हम बात करें, सबसे पहला आपने वायदा किया था युवाओं को रोजगार देने का, जबकि पिछले 2 साल की बात करें तो जिन युवाओं को रोजगार मिला हुआ था उन्हीं को ही बेघर कर दिया। नहीं, किसी को बेघर करने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए कोरोना काल में ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश में, ना सिर्फ भारतवर्ष में, बल्कि समूचे विश्व के अंदर देखिए इस प्रकार कई उद्योग बंद भी हुए और लोगों को अपने घरों के अंदर रहना पड़ा। वो परेशानी हुई, इससे कोई बात, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अब जैसे देखिए परसों ही हमने अपना एक चुनावी वादा पूरा कराया कि अब हरियाणा में ठेकेदारी प्रथा बंद होगी और सरकारी एजेंसी के थ्रू ही अब ये जो हमारे बच्चे जैसे DC रेट पे और इस प्रकार से लगते थे वो सरकारी एजेंसी के थ्रू लगेंगे। 75% का हमने अपना वादा पूरा कराया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जब चुनाव में जाएंगे लगभग अपने जो चुनावी वादे थे वो सारे पूरे करेंगे तभी हम लोग चुनाव में जाएंगे। चुनावी वायदे जो किए थे उनको पूरा करेंगे। आपने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, शराब के घोटाले करवा दिए। आपने कहा था कि धान सही समय पर बिकवाएंगे, धान घोटाला करवा दिया। आपने कहा था कि रजिस्ट्रियां हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करवाएंगे, रजिस्ट्री घोटाला करवा दिया। और अब दावे पर दावे, कागजों में कब तक रहेंगे? देखिए किसी के कह देने से तो कोई घोटाला हो नहीं जाता। आप ये समझें कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 8 फसलें MSP पे खरीदी जा रही हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, गर्व के साथ ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आज से पहले ये होता था कि किसान जब भी गवर्नमेंट से कोई लोन ले ले, ट्रैक्टर पे ले ले या किसी और पे ले ले, तो गवर्नमेंट की पेमेंट अगर लेट हो जाती थी, उसकी इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती थी तो किसानों को गवर्नमेंट के बैंकों को ब्याज देना पड़ता था। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है, चाहे वो बड़ा अमाउंट नहीं है, 78 लाख ही सही, कि गवर्नमेंट की तरफ से किसान की पेमेंट लेट हुई और 78 लाख रुपए का ब्याज उस फसल के ऊपर गवर्नमेंट ने हरियाणा प्रदेश के किसानों को दिया। लेकिन गुलिया जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब लोगों की गेहूं की फसल बिकने वाली थी तो लगातार 3-3 4-4 दिन किसान लाइनों में खड़े रहे। उनको कितनी परेशानियां हुई हैं, आप सिर्फ उसका हिसाब लगाया? लोहान भाई देखो, एक चीज़ है, कोरोना काल में परेशानी किसी ने हुई, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि इस प्रकार से मंडियां बिल्कुल 2-2 4-4 5-5 गांवों पर एक मंडी बना करके किसान की फसल खरीदी जाएगी? उस समय तो ऐसे हालात थे कि लोगों के मन में ये संशय था कि फसल बिकेगी भी या नहीं बिकेगी। लेकिन मंडियां, हाँ कुछ परेशानी लोगों को ज़रूर हुई। कोई भी नई शुरुआत होती है, नया सिस्टम होता है तो उससे परेशानी होती है। कांग्रेस के लोग तो ये भी कह रहे थे कि आढ़तियों को पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, कमीशन, मंडियाँ, क्या कुछ हुआ? क्या
आड़तियों के भी खाते में पैसे आए, किसान के खाते में पैसे आए। जब कोई नया सिस्टम, कोई नई शुरुआत होती है तो उसमें देखिए 19-20 कुछ खामियां रहती हैं, वो ज़रूर रही, लेकिन सरकार ने उनको समय पर दूर करने का काम किया। गुलिया साहब, अगर हम जिस प्रकार से आपने कहा कि किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनके खातों में पैसे गए हैं, अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की, तो पिछले 6 महीने से लगातार देश के अंदर था, दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं। आप लोगों ने कहा था कि हम किसानों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। अब आपका दिल नहीं पसीजता जब तकरीबन 500 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं? देखो लोहान भाई, अगर आप मेरे खिलाफ हो तब भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि लोकतंत्र आपको मेरी खिलाफत करने की ताकत देता है। आपको गुलिया साहब, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनता, मतलब जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है वो खिलाफ लगते हैं। आप लोहान साहब मेरी बात का मतलब नहीं समझे। देखिए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि अगर कुछ कांग्रेस के लोग, दुष्यंत चौटाला एक 32 साल का युवा हरियाणा प्रदेश के लिए काम, मैं गिना सकता हूँ काम। देखिए, मैं फैक्ट्स पर और फिगर्स पे बात करूँगा। जैसे मैंने 78 लाख कहा, मैंने तो ये नहीं कहा कि करोड़ों अरबों रुपए दे दिए ब्याज के रूप में किसान को। हम फैक्ट्स और फिगर पर बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो कुछ कांग्रेस के लोग जो ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का माहौल ख़राब हो, वो इस प्रकार के राजनीति, और ये एक बार नहीं 10 बारी सामने भी आ चुका है। कहीं और तो विरोध नहीं करते, सिर्फ इनको इस बात की पीड़ा है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं की लड़ाई लड़ने वाला, हरियाणा प्रदेश के किसानों की लड़ाई लड़ने वाला एक युवा नौजवान आज हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बन गया। कांग्रेस के लोगों को इस बात की पीड़ा है। नहीं तो मैं, अब देखिए काम वाइज बात करें ना, मैंने आपको कहा कि 78 लाख रुपए एक अच्छी शुरुआत है ब्याज के रूप में, किसान को पहली बार मिले, नहीं तो किसान ही देता था, मिले तो पहली बार ना। 8 लेकिन पेमेंट भी तो महीने 2 महीने बाद मिली है। नहीं तो ब्याज दिया ना उसका गवर्नमेंट, जो जिनकी पेमेंट। तो ये कोई एहसान किया है? जिन किसानों को डे बाय डे पेमेंट मिलनी थी, उनको 2 महीने बाद अगर आप पैसे दे रहे हैं, उसको अगर 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं, तो ये कोई एहसान थोड़ा ये किसान के ऊपर? लोहान भाई, ये देखिए एक चीज़ समझे कि ये पेमेंट तो पहले भी लेट होती थी और सरकारों में भी हुई, लेकिन क्या सरकार ने इस बात पे गौर किया कि जब किसान अगर पेमेंट लेट करता है तो वो पेनल्टी दे? सरकार क्यों ना पेनल्टी दे? दी कि नहीं दी? तो ये एक शुरुआत है। देखिए, कोई भी नया सिस्टम शुरू होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक शुरुआत तो हुई। मैं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है कि 8 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही है। हमारे यहाँ 2100-2200 रुपये बाजरा खरीदा गया। राजस्थान तो हमारी सीमाएँ लगती हैं, वहाँ 1100 रुपये 1200 रुपये बाजरा सरकार ने खरीदा। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो कोई गया कोई, ये जो बैठे हैं अपने आप को कांग्रेस के लोग कहते हैं, गया कोई राजस्थान में विरोध करने कि भाई हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर लगता है, हरियाणा में तो 2200 रुपये के बाजरा बिक रहा है, क्या राजस्थान के किसान को अधिकार नहीं है? वहाँ तो 1100 रुपये बिका। तो ये सारी चीज़ें आप कंपेयर करो। देखिए, इस बात को कौन जज करेगा कि कौन सा जो है वो चीज़ बेहतर है? तो जब वहाँ 1100 बिका, यहाँ 2200 बिका, तो सरकार ने लिया। गुलिया साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2019 के चुनाव के अंदर आप लोगों के बीच में जा रहे थे, आप लोगों से वोट मांग रहे थे, तो उस दौरान आपने कहा था कि किसान का जहाँ पसीना बहेगा वहाँ मैं अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटूंगा। अब कहाँ है वो आपकी जुनून, आपका खून, आपका पसीना? देखिए अजय भाई, मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं ना। हम एक चीज़ करें ना, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की हमारी कोई मंशा है। हम तो चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की डेवलपमेंट हो। 8 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई हरियाणा में, ये ऑन रिकॉर्ड है, किसी और प्रदेश ने नहीं खरीदी। ये नहीं, सब उसमें भी सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो फसलें नाम मात्र उत्पादित होती हैं, उन फसलों को आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, जिसकी किसान डिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे। कौन सी फसल एमएसपी पर नहीं है? गेहूं की बात करें, एमएसपी पर नहीं खरीदा गया। जो किसान मूल्य जो किसान जो रेट मांग रहे हैं, धान एमएसपी पे खरीदा गया नहीं खरीदा? गुलिया साहब, जो किसान रेट की बात कर रहे हैं। दिलवान भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखो, सारी बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है। आज ये जो लोग कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे हैं, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 2008 में आ गई थी। हुड्डा साहब तो 2014 तक मुख्यमंत्री थे, और उस मुख्यमंत्रियों की कमेटी के चेयरमैन भी थे जिसको इसको लागू कराना था। अगर ये इतनी बड़ी आती तो 14 तक किसान का, ये 6 साल 7 साल किसान का नुकसान क्यों कराया? हुड्डा साहब ने क्यों नहीं लागू करी इसको? किसान को भला तो 2007 में ही हो जाता, 8 में ही हो जाता, लेकिन नहीं, क्या हुड्डा साहब ने कराया? बोलिए साहब, आप काफ़ी समझदार लगते हैं, लेकिन जो आपकी बातें हैं थोड़ी सी विपरीत जा रही है। आप सरकार में हैं, आप सरकार का हिस्सा हैं, और उसके बावजूद भी आप हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जो आज किसान हितैषी होने का दम भरते हैं,
आज जो किसान हितैषी होने का दम भरते हैं, ये इस बात का तो जवाब दे दें कि भाई 2007-8 में क्यों नहीं इसको लागू कर दिया था कि किसान को तभी से लाभ मिलना शुरू हो जाता। आज खरीदी जा रही है एमएसपी पर, आज खरीदी गई कि नहीं? मैंने राजस्थान और हरियाणा के आपको पता है हुड्डा सरकार में हरियाणा में आज तक सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि जब किसान ये कहने के लिए मजबूर हो गए थे हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में। लोहान साहब, आपने ये प्रश्न पूछ करके वाकई में मैं दिल से चाहता था कि मैं इस बात का जवाब दूं। देखिए, हुड्डा साहब के राज में जीरी गई जहाज में, ये बात आप लोग कह रहे हैं, क्या एमएसपी बढ़ी थी? जो रूटीन एमएसपी थी वही थी। मैं तो ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। आज सरसों बिकी है दुगने भाव में, इस साल सरसों बिकी दुगने भाव में। उसमें सरकार मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गई थी, मार्केट में उसकी प्राइस डिमांड बढ़ गई, तो इसीलिए सरसों महंगी बिकी। मैं कोई क्रेडिट थोड़ी ले रहा हूँ। आज इस बात का क्रेडिट अगर हरियाणा प्रदेश की सरकार ले और हम कहें कि दुष्यंत के राज में आज सरसों जहाज में गई, तो ये बेईमानी होगा बिल्कुल। देखिए, आज मार्केट में उसकी डिमांड थी, सरकार ने जो भाव होना चाहिए सरकार ने वो तय कराया, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण वो भाव बढ़ गया तो वो बिकी। उसी वक्त भी ऐसा हुआ था। गुलिया साहब, डिमांड नहीं बढ़ी, ब्लैकमेलिंग बढ़ गई है। आपको पता है कि जितने भी बड़े कारोबारी हैं उन कारोबारियों ने इस फसल का स्टॉक कर लिया। आपको इसकी जानकारी है? स्टॉक होने की वजह से किसान को एक बार तो भाव मिल गया। आज आप तेल लेने के लिए जाइए, कितना रेट पता है आपको? कितना रेट हो गया? आप तेल से बनी हुई कोई भी चीज़ लेने के लिए चले जाइए, आपको पता है कितनी? डबल से भी ज़्यादा। जो तेल 80 रुपये 70 रुपये तक मिलता था वो आज 150 रुपये में भी नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल एग्री हूँ लोहान भाई इस बात से, आपके बिल्कुल तेल महंगा है। बिल्कुल, मेरे इनकार करने से थोड़ी सच बदल जाएगा, लेकिन किसान की फसल भी तो दुगने भाव में बिकी। देखिए, ये तो एक डायरेक्ट रिलेशन है। जब फसल महंगी होगी, जब फसल महंगी बिकेगी, तो जो एंड यूज़र को प्रोडक्ट मिलेगा वो भी महंगे भाव में मिलेगा। जो एंड यूज़र को प्रोडक्ट मिलेगा वो भी महंगे भाव में। अजय गुलिया को क्या लगता है कि जो ये लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या ये किसान हैं? नहीं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए, अगर वो चाहते हैं विरोध करना शांतिपूर्वक, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। नहीं, मैं अगर ये किसान होते तो ये विरोध करते। राजस्थान में जहाँ 1100 रुपये रेट था बाजरे का और हरियाणा में 2200 था, विरोध तो वहाँ होना चाहिए था, हरियाणा में थोड़ी होना चाहिए था। ये विरोध करते कि हरियाणा प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, जिन प्रदेशों में नहीं खरीदी जा रही वहाँ भी। आपका ये बयान आपके गले की फांस बन सकता है। नहीं भाई, देखिए, हम तो सीधी सच्ची बात करने वाले लोग हैं। विरोध तो वहाँ होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, विरोध वहाँ करो जहाँ कम फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, विरोध वहाँ करो ना। पहला प्रदेश है हरियाणा प्रदेश, गर्व के साथ कह सकता हूँ। आज एक युवा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। पहला प्रदेश है जिसने किसान की पेमेंट लेट होने पे उसको ब्याज दिया, सरकार ने किसान को पेनल्टी दी, पहला प्रदेश है। ये सारी चीज़ें 75% रोजगार का अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने वाली पहला उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला है। ये सारी बातें कंपेयर करो ना। मेरे कह देने से, देखिए, मेरे कह देने से दुष्यंत जी अच्छे नहीं हो जाएंगे या दूसरे लोग बुरे नहीं हो जाएंगे। ये तो लोगों के काम अच्छे और बुरे बनाते हैं। कोई अच्छा काम करेगा तो वो अच्छे गिने जाएंगे। गुलिया साहब, आपने 75% की बात की है। 75% में आपको पता है कि बाहर स्टेटों से कितने युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है? दूसरी बात, जो पहले से ही लगे हुए थे उनमें कितने प्रतिशत को हटा दिया गया? नहीं, किसी को नहीं हटाया गया। वो देखिए, ये तो गुड़गांव में ही, अकेले गुड़गांव में एक रिपोर्ट आई थी, पीछे 1000 के करीब कंपनियां बंद हो गई। नहीं, देखिए, अब कंपनियां, देखिए, जब कोरोना काल के अंदर मेरे मना करने से क्या होगा भाई? कोरोना काल के अंदर लोगों को बड़ी परेशानी हुई, वो समूचे विश्व के अंदर हुई, हरियाणा प्रदेश में भी हुई। अगर अजय गुड़िया मना करेगा तो मेरे कहने से मैं ये थोड़ी कह दूंगा नहीं हुई, वो हुई थी, सबको हुई थी। हमें मानना पड़ेगा, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि समूचे विश्व के स्तर पे परेशानी आई थी, हरियाणा में भी आई थी। आज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सबसे ज़्यादा अब कांग्रेस के लोग तो ये प्रचार भी करते हैं कि मारुति जाएगी। अरे, मारुति ने तो 900 एकड़ की डिमांड करी है खरकोदा के अंदर। अब ये लोग ये इस सच्चाई में नहीं जाना चाहते। सच्चाई तो ये भी है, आप भी कहते थे कि किसी भी हाल में बीजेपी हरियाणा का भला नहीं कर सकती। देखिए अजय भाई, मैं एक चीज़ बता दूं स्पष्ट रूप से कि अगर आपको अपने लोगों के लिए काम करना है तो आप सत्ता में रह करके काम कर सकते हैं। अच्छा, वो आज से पूर्व की सरकारें भी रही हैं। अगर जिसने मलाई चाटनी है तो सत्ता का सहारा लेना पड़ेगा, जनता जाए भाड़ में।
नहीं देखिए, आप इसको मलाई चाटना कहें या कहाँ कहें, वो तो देखो मैं इस बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि सत्ता में रह करके ही आप लोगों के लिए निर्णय ले सकते हैं। वो सही है और गलत है वो तो जनता तय करेगी। अगर वो मेरे तय करने से होते तो 10 की बजाय हरियाणा प्रदेश की 90 सीटें जननायक जनता पार्टी की होती, हमारा अपना दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते और जो जो वादे थे वो पहली कलम से होते। लेकिन आज अलायंस की सरकार, लोगों ने मैंडेट कैसा दिया? देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर कोई हमारा विरोधी भी जीत करके आया है, अगर आज उसके बारे में कोई गलत बयानबाजी करें तो वो अपमान उस विरोधी का नहीं, अपमान उस जनता का होगा जिस जनता ने उसको जिता करके भेजा है। जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने उन्हीं जनता की उम्मीदों पर पानी फिरा है, तभी तो वो जनता विरोध कर रही है। आज हरियाणा के किसी भी हिस्से में जाते समय सोचना पड़ता है कि आखिरकार जाए या ना जाए। नहीं देखिए, मैं अजय भाई एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, इन शो का प्रोग्राम हुआ, शानदार हुआ। आज दुष्यंत जी अगर नहीं बिल्कुल बहुत शानदार हुआ। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, लगातार किसान वहां पे चिल्लाते रहे, नारेबाजी करते रहे और जो नेता थे वो पीछे दरवाजे से आते रहे। अजय भाई मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखिए ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को और सारी राजनीतिक दलों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये जो परिपाटी कांग्रेस ने शुरू कर दी ना हरियाणा प्रदेश के अंदर कि अपने लोगों को भेज करके इस प्रकार से विरोध कराना, अगर कल को सरकार बदलेगी, देखिए मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की एक बात कर रहा हूँ, कल कोई लोग सरकार में होगा मान और लोग दूसरी पार्टी के लोग जाके ऐसे विरोध करेंगे, इनको कार्यक्रम नहीं करने देंगे, तो वो क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परिपाटी है? क्या अच्छी व्यवस्था होगी? ये नहीं है। देखिए सरकार चुनी जाती है लोगों के हितार्थ काम करने के लिए। मैंने काम गिनाए, आप काम में कमी करके बताओ ना, इन कामों को गलत बताओ। कांग्रेस के लोगों से कल भाव कि ये काम गलत है, मैंने काम गिनवाए हैं। मैं ये कहने के लिए कि महान है, ऐसे हैं, वो मैंने बातें नहीं करी, मैंने काम गिनाए। भाई ये 9 महीने में 9 घोटाले हुए, नहीं, शुरुआत के 9 महीने में 9 घोटाले हुए। नहीं लोहान भाई, आपके कह देने से घोटाले थोड़ी होते। प्रदेश में कानून का राज है, प्रदेश में हर देश में कानून का राज है भाई, प्रदेश में हर देश में कानून का राज है। जो कोई भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, तो जांच होगी, वो तो जांच होगी। किसी के कह देने से, अब मेरे कह देने से कि भाई सारे कांग्रेसी गलत हैं, वो थोड़ी जाएंगे। ये कहना, ये कांग्रेस के लोग। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जेजेपी क्यों नहीं साथ दे रही? नहीं देखियो, भारतीय जनता पार्टी, हम सरकार में, हमारा अलायंस है, वो अपनी पार्टी पे, अपनी पार्टी संगठन के तौर पे कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारी पार्टी अपने कार्यक्रम चलाएगी। वो पार्टी के हाईकमांड को निर्णय, पार्टी की एक कमेटी होती है, वो निर्णय लेगी। अगर हमारी पार्टी को इस प्रकार का या किसी और दूसरे प्रकार का कोई कार्यक्रम की बात करेगी तो हम भी पार्टी, अपने कार्यकर्ता होने के नाते हम भी चलाएंगे वो कार्यक्रम। गुलिया साहब, ये कैसा समझौता? जब तिरंगे की आन बान शान की बात हो तब भी सोचना पड़ता है, पार्टी का फायदा देखना पड़ता है। नहीं, इसमें पार्टी की सोचने की कोई बात नहीं भाई, नहीं मैं बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ भाई, बिल्कुल है। देखिए देश के लिए, तिरंगे के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दे, जो बहन अपनी राखी भेज दे, जो पत्नी अपना मंगलसूत्र भेज दे, जो माँ अपने लाल को भेज दे बॉर्डर पर, हैं, उससे बड़ा बलिदान और तिरंगे के सम्मान की तो कोई इसमें कोई बात ही नहीं है। वो उनका अपना कार्यक्रम है। और देखिए यात्रा निकले ना निकले, मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तिरंगे का सम्मान तो हम सब लोग करते हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है वो तिरंगे का सम्मान करे। हमारे दिल में तिरंगा होना चाहिए। पर पार्टी दूसरी है तो नहीं जाएंगे। अरे नहीं, इसमें क्या बात है? भारत माता की जय तो सारे बोले हैं। तो आप जाएंगे गुलिया साहब तिरंगा यात्रा में? जहाँ नहीं, मैं, आप तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोग तिरंगा लेकर के खड़े होंगे तो उनके सामने जा करके उसको, तिरंगे को सैल्यूट करने का काम करेंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर यहाँ 10 कांग्रेसी भी तिरंगा लेकर के खड़े होंगे तो मैं उसको सैल्यूट करने का काम करूँगा। तिरंगा वो किसी कांग्रेसी के हाथ में हो, भाजपा के हाथ में हो या किसी और के हाथ में हो, वो सदा ही सम्माननीय रहेगा। उसका उस बात से कोई सरोकार नहीं है कि कौन उसको लेकर के खड़ा है। तिरंगा हमारे लिए सदैव सम्माननीय है, उसके लिए हम जीते हैं, उसके लिए हमारा दिल धड़कता है तिरंगे के लिए। गुलिया साहब, अगर हम बात करें आपके इलाके के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले कृषि मंत्री भी रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनकी कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी जिस प्रकार से लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ये निर्णय प्रदेश की और हल्के की जनता लेगी। ये निर्णय हल्के की जनता लेगी। उसके पीछे कुछ कमी रह गई हो तभी रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आए, लेकिन अब वो बेहतर काम करेंगे नहीं करेंगे, ये रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट कार्ड
लोकतंत्र के अंदर ये राजशाही नहीं है, लोकशाही है। बिल्कुल बिल्कुल। 10 में से गुलिया साहब ओम प्रकाश धनखड़ को कितने नंबर देंगे? मैं देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जी का बड़ा कद है, मैं ये कम से कम ये नहीं मानता कि मैं उनको कोई नंबर दूं। अच्छा काम कर रहे हैं ओम प्रकाश। तो नंबर देना नहीं चाहते? नहीं देखिए, मैं अगर उनके पास कोई महकमा होता तो मैं जरूर बताता कि वो महकमा मेरे हल्के में कैसा काम महकमे की बात करते हैं। पिछली बार वो कृषि मंत्री थे। कृषि मंत्री जब वो थे तब आप मान लीजिए उनके कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देते हैं आप? अच्छा काम नहीं करा तभी लोगों ने हरा दिया भाई। अब अच्छा काम करेंगे लोग जिता भी देंगे। ये लोकतंत्र है मेरे भाई, यहाँ राजशाही नहीं लोकशाही है। लोग मेरी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, लोग आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री की, लोग देश के प्रधानमंत्री की रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। मैं स्वयं किसी की रिपोर्ट कार्ड, अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं, अगर मेरे हाथ में मेरी रिपोर्ट कार्ड बनानी हो तो वो बात है घर की बैका का लखनिया मेरे तो सो मत सो हूँ। बोलिए साहब, आपको पता है कि आए दिन नरेंद्र मोदी का विरोध सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा है और उप मुख्यमंत्री का भी विरोध साथ में। लोकतंत्र है भाई, जो लोकतंत्र है, जो मेरे खिलाफ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि लोकतंत्र हमारा संविधान उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो मेरी खिलाफत कर सके, लेकिन सब मर्यादा में रह करके होना चाहिए। अगर कोई मेरे खिलाफ भी खड़ा है ना तो मैं उसके साथ हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी ने उसको राइट दिया है, ये उसका राइट है। देखिए, और मैं चाहता हूं कि सब अपने फंडामेंटल राइट्स को अवेल करें, ये कोई बात नहीं कोई विरोध करे, लेकिन मैं देखिए सब अपनी बात कहते हैं। यहाँ कोई लड़ाई, आज लोकतंत्र के अंदर लड़ाई कोई आमने सामने की कोई मलियुद्ध नहीं। अंतिम पर्सन गुलिया साहब, अंतिम पर्सन, खट्टर सरकार को 10 में से कितने नंबर देते हैं और दुष्यंत को 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार के बारे में तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं दुष्यंत जी के बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं डिपार्टमेंट वाइज आपसे चर्चा कर सकता हूं कि उस डिपार्टमेंट में क्या काम करे, उस डिपार्टमेंट में। अब देखिए, मैं एक चीज़ नहीं, नंबर नहीं, मैं तो फिर विस्तार से बात करेंगे ना। लोहान साहब, देखिए आपने प्रश्न पूछा है तो अगर आपको जल्दी ना हो तो मैं 2 मिनट लेकर के इसका जवाब दूं। देखिए, अब आपने कहा घोटाले आप करते रहे, हरियाणा प्रदेश का एक्साइज का रेवेन्यू बढ़िया। अरे मैं नहीं बताऊं, बिल्कुल एक साधारण देसी आदमी इस बात को समझ जाएगा कि सरकार का रेवेन्यू बढ़िया, सरकार को ज़्यादा कमाई हुई। अरे घोटाला तो जब होता जब सरकार की जेब में पहले 100 रुपये आते, अरे ईब 70 आने लगे, तो घोटाला तो जब होता ना, ईब 100 आया करते, ईब 150 आने लगे, तो क्या घोटाला भी सरकार को फायदा होया? हरियाणा प्रदेश के लोगों को फायदा भाई, रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू बढ़िया, घटा तो नहीं ना। हरियाणा प्रदेश की सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया तो किसको फायदा? अल्टीमेटली हमको फायदा हुआ ना, आपको फायदा हुआ। और दूसरा डिपार्टमेंट देख लो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोला घोटाला हो गया, अरे रेवेन्यू तो आपका बढ़ गया है भाई। ऐसी परिस्थिति में, कोरोना में जब सब अपने घरों में कहते, फिर आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा ही रेवेन्यू बढ़ा है तो भला कितने ही तहसीलदारों को सस्पेंड क्यों किया? भाई कोई कोताही बरतेगा। देखो, अगर कोई कोताही मैं आप जीवन में ये बात कह दें कि आज सब कुछ 100% हो गया है, वो नहीं हो सकता। वो किसी की सरकार में नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। जो कमियां रही ना उनको दुरुस्त करें ना, जो कमियां रही। देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमेशा बेहतरी गुंजाइश रहती है, कोई कमी रहती है उसको दुरुस्त करते हैं। कोई अब ये नए सिस्टम आए, नंबर 10 में से नहीं, दुष्यंत भाई को 10 में 10 नंबर है। हरियाणा प्रदेश के लोग देंगे नंबर, चुनाव में जब जाएंगे, जब सारे वादे पूरे कर देंगे, 80% 50। आप कंपैरिजन करो, चलो, एक लोग कहते हैं पेंशन का, बार बार हमसे पूछते हैं, सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के 2 प्लान मुख्यमंत्री रहे, 10 साल हो गए, 9.5 पौने 10 साल हो गए भाई। हुड्डा साहब ने पेंशन कितनी बढ़ाई भाई? 500 रुपये 10 साल में। ऑन या तो भाई ऐसी चीज़ है, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे आपके कहने से थोड़ी बदल जाएगी। और दुष्यंत के 18 महीने की सरकार में पेंशन कितनी बढ़ी गई थी? 700 रुपये। अरे कौन सा बेहतर है? वायदा ये किया था कि सरकार बनते ही 5,000 रुपये देंगे। चुनाव में जब जाएंगे, जब लगभग वादे पूरे हो जाएंगे, जब, और आपके टीवी चैनल पे बड़ी बात कह रहा हूं भाई, लोग वोट ही तभी दें, देना भी चाहिए लोगों को जो चुनावी वादे कर रखे हैं लगभग। देखो, मैं ये नहीं कहता 100% गुंजाइश। अगर कोई बच्चा 85% नंबर क्लास में लाता है ना, हमारा बच्चा अगर 85% लाएगा तो हम शाबाशी भी देते हैं, उसको मिठाई भी खिलाते हैं और शाबाश बोला तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। तो जो 80, 85, 90% वादे जब हम पूरे कर देंगे, जब ये हमारा राइट बनता है, चुनाव में जाएंगे भाई, और उसके लिए लोगों से हाथ जोड़ करके भी अपील करेंगे कि भाई आपके बीच में ये वादे करके आए थे, लगभग पूरे कर दिए, आप चाहोगे तो एक मौका और दो, और जिस प्रकार से अगले समीकरण होंगे, जो हमारे वादे होंगे, उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये तो
जनता ही तय करेगी कि आने वाले चुनाव के अंदर जनता किसे सिर आंखों पर बिठाती है। बहरहाल अजय गुलिया को लगता है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और इनकी नज़र में 10 में से 10 नंबर भी उनको दिए गए हैं। वहीं अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की बात करें तो इनका कहना है कि वो तो जनता तय करेगी, मतलब जब खुद को देने हो तो 10 में से 10 नंबर, और जब आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री को नंबर देने की बात आए तो जनता तय करेगी। कहीं ना कहीं यही बात जेजेपी और गठबंधन के बीच में देखने को मिल रही है। हालांकि अब जनता तय करेगी कि आने वाले समय में कितना प्रभाव जनता पर इन कामों का देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे जैसे किसान आंदोलन का समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये थी खास शख्सियत में आज हमारे साथ अहम ओहदे पर स्थान रखने वाले अजय गुलिया, जिन्होंने अपने विचार बिंदास हरियाणा के साथ साझा किए। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाज़त। नमस्कार।